नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार और मैं हूं जय शर्मा। आज बात करते हैं एक पत्र की। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को 6 साल के एक छात्र द्वारा लिखा गया पत्र अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा ने पत्र में लिखा है, जब मैं मैगी खरीदने गई तो दुकानदार ने 5 रुपए की मैगी के लिए 7 रुपए मांगे। दुकानदार चाचा ने कहा कि बेटा 2 रुपए और लाओ और फिर मैगी ले जाओ। भले ही कृति के पत्र में कहा गया है कि मैगी की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन असली संदर्भ यह है कि देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो रही है। मोदी जी, आपने मुद्रास्फीति में बहुत वृद्धि की है। पेंसिल और रबर भी महंगे हो गए हैं। मेरी मैगी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। अगर मैं पेंसिल मांगती हूँ तो यह मेरी माँ मुझे मारती है। मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चुराते हैं। महज 6 साल के एक छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है ऐसा खत। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई कृति दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र डाक से भेजा है। कृति ने पत्र में कहा कि जब वह मैगी खरीदने गई तो दुकानदार ने 5 रुपए की मैगी के लिए 7 रुपए मांगे। मैगी रातों रात 7 रुपए हो गई है। कृति ने धीरे से लिखा है कि दुकानदार चाचा ने कहा 2 रुपए और लाओ और फिर मैगी ले लो। भले ही कृति के पत्र में कहा गया है कि पेंसिल मैगी के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन असली संदर्भ यह है कि देश में महंगाई नियंत्रण से बाहर हो रही है। लोकसभा में महंगाई पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्ष पर पहला तीर चलाते हुए कहा कि विपक्ष ने जो बहस छेड़ी है वह महंगाई के आंकड़ों की चिंता करने से ज्यादा राजनीतिक है। इसलिए मैं राजनीतिक स्वरूप में ही अपना जवाब देने की कोशिश करती हूँ। राजनीतिक भाषण सुना जाना चाहिए, तब विपक्ष को क्या सुनना था यह हम देखेंगे। लेकिन 6 साल की कृति ने पीएम को लिखे पत्र में जो आंकड़े लिखे हैं वे सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि देश के लिए चिंता का विषय है। पता नहीं कृति के पत्र के बारे में वित्त मंत्री को पता चला है या नहीं, लेकिन कृति के सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। कृति ही नहीं, लाखों बच्चे और लाखों बड़े भी इन दिनों ऐसे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। हालांकि यहाँ वित्त मंत्री को लगता है कि विपक्ष महंगाई पर राजनीति कर रहा है, और अगर वे ऐसा कर रहा है तो वित्त मंत्री को हमें समझाना चाहिए कि विपक्ष ऐसा क्यों न करे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चावल, दही और पनीर के साथ साथ बच्चों की पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी में बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने आंकड़े भी जोड़े जिनमें देश में महंगाई दर पिछले 14 महीनों के दहाई के आंकड़े पर पहुंच गए हैं, जो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। मैंने ये लिखा कि पेंसिल और रबड़ और शार्पनर और मेरी प्यारी प्यारी मैगी इतनी महंगी क्यों हो गई है। जीएसटी ऑन पेंसिल। हमारे माननीय सदस्य खनिमोड़ी जी, एक यूपी से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पेंसिल का दर के ऊपर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, पेंसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। ओके सर, बच्ची ने लिखा है, ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको भरोसा है उन तक लेटर पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनको जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे। किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का मन में नहीं आया, वो भी हम ध्यान में रखना चाहिए। 2020 के बाद से जिस तरह से विकास की रफ्तार ने ब्रेक लिया है, उसे देखकर यानी कोरोना के आने के बाद लोग चिंता जता रहे हैं कि क्या भारत स्टैगफ्लेशन की चपेट में जा रहा है, यानी ऐसी स्थिति जहां आर्थिक गतिविधियां धीमी या मंद हो जाती है और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। आम आदमी की दृष्टि से यह गरीबी में भीगने जैसा है। एक तरफ कारोबार धीमा पड़ा है, कमाई बढ़ने की वजह गिर रही है, और दूसरी तरफ महंगाई मुंह फाड़ रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस तरह की आशंकाओं को बेबुनियादी बताया है और कहा है कि भारत में ऐसा होने
या मंदी का कोई डर नहीं है। वित्तीय कारोबार से जुड़े लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार में मांग वापस आ रही है और कंपनियां बड़े पैमाने पर नए कारखाने या नई मशीनरी लगाने की तैयारी कर रही है। फिर भी जब वित्त मंत्री भारत की तुलना दूसरे देशों से करते हैं और कहते हैं कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है, तो सवाल उठता है कि तस्वीर पूरी तरह से क्यों नहीं दिख रही। महंगाई दर 7% से नीचे होने का दावा जायज है, लेकिन पिछले 3 महीनों से यह आंकड़ा लगातार 7% से ऊपर बना हुआ है। थोक महंगाई की स्थिति पर नजर डालें तो आगे की स्थिति भी अच्छी नहीं लगती। खाद्य तेलों पर लगने वाले शुल्क को खत्म करने सरकार इसके दामों में लगी आग को बुझाने में कामयाब रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर उत्पादक शुल्क कम करने के मामले में 13 ब्रेक है, जो महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कच्चा तेल फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सस्ता नहीं है। लेकिन जब यह सस्ता हुआ तो सरकार ने इसका फायदा सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए उठाया। I remind myself about the line Honorable Member Supriya Sule said. You know, it's enough. You can't be going on talking about earlier days. Now you've had enough number of time. She compared also very untypically to a married woman who enters the house. She gets to be a part of that house, and you don't anymore say we are new, whereas what has been there and all that. But in these kind of situations, where constantly questions are based not so much on facts, I'm not talking about Supriya ji alone, but in general, when facts will have to be reminded, because the way in which questions are being asked as though it didn't exist earlier. Even now the leader of opposition said, please accept that inflation existed before the pandemic also. Inflation exists, sir. At what level is the question? So conceding to that point, I have no difficulty. Inflation exists, but at what level? And that is why, if you will pardon me, Honorable Member, I would like to go back to recalling. Let's not forget, for a small taper tantrum, I'm saying small today, of the Fed of 2008, the problem continued till 13, that the Indian economy became a fragile 5 country. But what are we today in? Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है। हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है? एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 2013 में। मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर, रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है, 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था यूपीए के कार्यकाल में।
9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया। 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। वो भी याद करना चाहिए जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे। करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे, मगर आप 22 मंथ्स में। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वित्त मंत्री ने उत्साह पैदा करने के लिए लोकसभा में एक आंकड़ा दिया। वास्तव में यह आंकड़ा उत्साह को जगा रहा है या चिंता का कारण बन गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में जीएसटी संग्रह में 28% की भारी वृद्धि हुई है, जिससे जीएसटी के माध्यम से 1,49,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी राशि है। यहां देखिए, उनके मैगी पैकेट की कीमत 6 साल की कृति दुबे ने पीएम को लिखी चिट्ठी में दिया एक उदाहरण। जीएसटी के इस विशाल कलेक्शन की वजह आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर पैकेट की कीमतें सीधे 40% की बढ़ोतरी की जाती है तो इसके जीएसटी में भी 40% की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में बिक्री या ग्रोथ का सबूत नहीं है, बल्कि महंगाई का सबूत है। बेशक मुद्रास्फीति के नाम पर हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े यह कहने के लिए दिखाए जाते हैं कि केवल एक कौवा है जो स्थिति अच्छी है। कहा जाता है कि अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा अब 9% से ऊपर है, जबकि भारत में यह सिर्फ 7% है। फिर यह भी बताया होगा कि 10 साल पहले पिछली सरकार के दौरान यह आंकड़ा अमेरिका में महज 2.5% था, जबकि भारत में यह आंकड़ा 10% से ऊपर था। एक फ्रेम में पूरी तस्वीर को देखते हुए पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक दर केवल 2.6% रही है, जबकि भारत में औसत 5.6 ही रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति बाहर की तरह नहीं है, आगे की स्थिति भी चिंताजनक है। इसलिए ज्यादातर बाजार विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि रिजर्व बैंक एक बार फिर ब्याज दरों में 35 से 50% तक की वृद्धि कर सकता है। I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please, Mani Sir, please, no. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey which was done by economists, sir, has said that 0 probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is 0 probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and bank's health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compare globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honorable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in
22, FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central government very consciously has controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22, compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we have brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the center and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both center and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, waves, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few. महंगाई के मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विवादित बयान दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नियम 143 के तहत महंगाई विषय पर बोलते हुए कहा कि कोविड के बाद दुनिया की सियासत के बीच भी गरीबों को 2 गुना रोटी मिल रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी को मिल रहे मुफ्त फंड फूड के लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। दुबे जी का बयान दो तरह से सरकार की गर्दन की हड्डी बन गया। एक बात तो यह है कि जब मोदी रेवड़ी संस्कृति का विरोध कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के सांसद द्वारा सदन में मुफ्त भोजन का बयान दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जहां देश के 80 करोड़ गरीबों को सरकारी सहायता योजना में अनाज दिया जा रहा है, वहीं सांसद द्वारा इसे मुफ्त भोजन कहे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इन अनाजों का वितरण मुफ्त कैसे कहा जा सकता है? इन लोगों के टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो आंकड़े कहते हैं कि कोरोना संक्रमण की पाबंदियों और बढ़ती महंगाई के कारण जनवरी से मार्च 2022 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हुई। भारत सरकार के सांख्यिकी एक योजना कार्यवंत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में वृद्धि दर दुनिया में जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये लोग सब मोदी फोबिया से ग्रसित हैं सर। कुछ भी होगा ये मोदी ने कर दिया, ये मोदी को करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो मोदी जी के प्रति इन लोगों की इतनी एलर्जी है कि अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अल्ट न्यूज के जो है जुबेर को लेकर आया। उसने बताया सर, उसने लिखा है कि 2011 में जुलाई में 710 रुपया नॉन सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत थी और जो सब्सिडी हम दे रहे थे वो 400 रुपया दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1110 रुपये थी। ये मैं प्लेस कर दूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा। 2012 में जो सिलेंडर की कीमत थी सर, वो से बोलते थे तब तुमने सुना है, आप उनको सुनना पड़ेगा। और उसमें जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी वो 410 रुपया दे रही थी। कितना हो गया जोड़ के बता दीजिए मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत जोड़ नहीं आती, लेकिन आप जरा जोड़ के बता दीजिए। 2013 में 1021 था नॉन सब्सिडी और उसमें सब्सिडी हम दे रहे थे 410 रुपए का, और 2014 में 1241 था और उसमें 414। ये जनवरी 1, 2014 की बात है। इसके आगे जब हमारी सरकार आई
हमारी सरकार आई तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी सर। आज आप जो है सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा कि क्या करें, आप कहिएगा कि हमारी 8 साल से आप सरकार चला रहे हो, 8 साल से सरकार चला रहे हो। मैंने पिछली बार बताया था सर कि इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए 2009 से लेकर 2014 तक ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिससे कि ये जो हमेशा दावा करते हैं सर कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए। और मैंने उस दिन भी कहा कि आपकी सरकार कैसी कॉर्पोरेट सरकार है। मैं सारे डिबेट लेकर आया हूं और मैं आज पूरा बहस करना चाहता हूं। मैंने ऐसे डांगे का बजट मैं भाषण लेकर आया हूं, मीनू मसानी जी का भाषण लेकर आया हूं, मैं नाथ पई का भाषण लेकर आया हूं। 1958 से लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि ये जो कांग्रेस है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये टाटा को समर्थन करती है, बिरला को समर्थन करती है, डालमिया को समर्थन करती है, अंबानी और अडानी को समर्थन करती है। ये 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया सर। और आज 2020 के बाद से भारत सरकार को 10 साल का बॉन्ड था, वो 2011 के बाद जितने भी हुए, आज आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 3.5 लाख करोड़, 1,44,000 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ भारत सरकार को लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी है। और वो सभी बड़े कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया है, वो सारे बड़े कॉर्पोरेट हैं। और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो अपने, मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया जी यूपीए की चेयरमैन है, उनसे पूछें कि किस अमीर को आपने फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया, देश के लोगों के साथ धोखा किया। प्रत्येक साल भारत सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ रहा है। 5.3% रहा था, जो जनवरी मार्च 2022 में 4% रहने का अनुमान है। विकास दर में गिरावट का कारण पेट्रोलियम उत्पादकों की बढ़ी हुई हर दर और लगातार 4 महीने तक 6% से अधिक की मुद्रास्फीति को माना गया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया और भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि की है, जिसने लोगों की खर्च करने की क्षमता को भी प्रभावित किया है। साइकिल को बाधित हो गई है और मंदी की चीखें सुनाई दे रही है। अगर वैश्विक मंदी आती है तो वर्ष 2023 के सबसे कठिन होने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा में महंगाई पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर पहला तीर चलाते हुए कहा कि विपक्ष ने जो बहस छेड़ी है वे महंगाई के आंकड़ों की चिंता करने से ज्यादा राजनीतिक है। दरअसल 6 साल के छात्र ने पीएम को लिखे पत्र में जो आंकड़े लिखे हैं वे सिर्फ आंकड़े नहीं है, वे देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे ही बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए कमल की खास पेशकश हमारे आसपास, समय के आर पार। नमस्कार।